भारत से दोस्ती के समंदर का मैसेज देकर लौट रहा ईरान का जंगी जहाज हिंद महासागर के बीचों बीच अमेरिकी पनडुब्बी के टॉरपीडो का निशाना बना और समंदर की गहराइयों में समा गया। नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का खास शो क्लियर कट। लेकिन सवाल सिर्फ एक जहाज के डूबने का नहीं है, सवाल है उस सैन्य आचार संहिता का जिसे युद्ध के समय भी दुनिया मानने की बात करती है। जिस जंगी जहाज ने हाल ही में मिलान 2026 नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया था, क्या उस पर इस तरह हमला करना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों और सैन्य नैतिकता के खिलाफ नहीं है? आज क्लियर कट में समझेंगे क्या हिंद महासागर अब ईरान अमेरिका टकराव का नया रण क्षेत्र बन रहा है, और क्या ये हमला मिडिल ईस्ट की जंग को एक और खतरनाक मोड़ दे सकता है। आइरिस देना वही फ्रिगेट जो कुछ दिन पहले विशाखापट्टनम में भारत की मेजबानी में हुए अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा था, अब खुद एक अंडर वाटर वॉर की सबसे विवादित मिसाल बन चुका है। 15 से 20 फरवरी 2026 विशाखापट्टनम इंडियन फ्लीट रिव्यू और बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 में ईरान की तरफ से शामिल हुआ आइरिस देना ईरान की नौसेना के लिए ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही थी। भारत के नेवल प्लेटफॉर्म पर दुनिया की कई नौसेनाओं के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े होने का मौका। Dana, commanded by Commander Abu Zar Zareh. She's a Moj class frigate of the Islamic Republic of Iran Navy, commissioned in June 2021 and named after the iconic Mount Dana. इस जहाज के हथियार इसे हवाई हमले, सतह पर युद्ध और सीमित पनडुब्बी रोधी युद्ध में एक बहुआयामी क्षमता प्रदान करते हैं। यह जहाज दोनों देशों की नौसेनाओं का एक साझा उदाहरण है। आइरिस देना भारत की मेजबानी में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर लौट रहा था, जहां दुनिया की कई नौसेनाएं समुद्री सहयोग और सामूहिक सुरक्षा का संदेश दे रही थी। लेकिन उसी जहाज पर हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी से कथित टॉरपीडो हमला हुआ। अब ये पूरा घटनाक्रम बेहद विवादित हो गया है। ईरान का आरोप है कि यह हमला बिना किसी औपचारिक युद्ध घोषणा के किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और रूल्स ऑफ नेवल एंगेजमेंट की भावना के खिलाफ माना जाता है। अगर किसी देश का युद्धपोत अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नियमित नौवहन यानी शिपिंग कर रहा हो, तो उस पर इस तरह अचानक अंडर वाटर हमला न सिर्फ सैन्य नैतिकता बल्कि वैश्विक समुद्री व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। यानी जो जहाज कुछ दिन पहले मिलकर समुद्र की सुरक्षा का संदेश दे रहा था, वही अब सुपर पावर टकराव की एक नई कहानी का केंद्र बन चुका है। आइरिस देना ईरान के लिए महज एक जहाज नहीं था, बल्कि स्वदेशी नौसैनिक ताकत का शोकेस था। करीब 90-95 मीटर लंबा हाई स्पीड फ्रीगेट, एंटी शिप मिसाइलें, 76 मिलीमीटर की मेन गन, आधुनिक 3D रडार और हेलीकॉप्टर पैड से लैस ये वॉरशिप ईरान की उस रणनीति का हिस्सा था जिसके जरिए वो अपनी नौसेना को ब्लू वाटर फोर्स में बदलना चाहता था। इसकी ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 1500 टन वजनी और 95 मीटर लंबे इस युद्धपोत को दुश्मनों के रडार से चकमा देने के लिए खास कैंटेड साइड्स का स्टेल्थ डिज़ाइन दिया गया था। इसे समंदर में रफ्तार देते थे ईरान के अपने बनाए 4 बोनियान 4 इंजन, जो एक साथ 20,000 हॉर्स पावर की महाशक्ति पैदा करते थे। हथियारों के मामले में इस देना समंदर में एक तैरता हुआ किला माना जाता था। इसमें ईरान का सबसे आधुनिक अस्र 3D फेज्ड अरे रडार लगा था और टारगेट को पलक झपकते ही नेस्तो नाबूद करने के लिए कादर और नूर जैसी घातक एंटी शिप मिसाइलें तैनात थीं। सिर्फ सतह पर ही नहीं, अंडर वाटर दुश्मनों के लिए इसमें ट्रिपल 324 mm टॉरपीडो लॉन्चर और 76 mm की फज्र 27 नेवल गन मौजूद थी। आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को हवा में ही चीरने के लिए
40 mm फतेह, 40 तोप और 30 mm का कमांड क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी CIWS इसे सुरक्षा का एक अभेद कवच देते थे। और इन सब के ऊपर इसके डेक पर पनडुब्बियों का शिकार करने वाला बेल 212 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर हमेशा स्टैंड बाय पर रहता था। लेकिन भारत से लौटते इस फ्रेंडशिप वॉयज की एंडिंग एक अंडर वाटर स्ट्राइक से हुई। 4 मार्च 2026 श्रीलंका के गाले पोर्ट से करीब 40 नॉटिकल मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल में अचानक ईरानी फ्रीगेट के नीचे से आया मौत का वार। ईरान के सैन्य सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर सबमरीन ने मार्क 48 हैवीवेट टॉर्पीडो से आइरिस देना को निशाना बनाया। कुछ ही मिनटों में जहाज बुरी तरह झुक गया और फिर हिंद महासागर की गहराइयों में डूब गया। इस हमले में कम से कम 87 ईरानी नाविकों की मौत की खबर है, जबकि ईरानी नेवी के करीब 30 से ज्यादा लोगों को श्रीलंकाई नौसेना ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जिंदा निकाला। यह घटना सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, ये कई बड़े सवालों को जन्म देती है। क्या अंतर्राष्ट्रीय जल में इस तरह की सबमरीन स्ट्राइक समुद्री अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली अनदेखी है? ईरान यूएस तनाव अब पर्शियन गल्फ से निकलकर हिंद महासागर के दिल तक पहुंच चुका है और ये मैसेज भी साफ है कि अमेरिका अपनी पनडुब्बी ताकत का इस्तेमाल करने में कोई हिचक नहीं दिखा रहा है। भारत के लिए भी ये घटना असहज करने वाली है। एक तरफ भारत ने मिलान 2026 के जरिए समुद्री सहयोग और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का संदेश दिया। दूसरी तरफ उसी प्लेटफॉर्म से लौटते एक मेहमान देश के युद्धपोत को हिंद महासागर में निशाना बना दिया गया। कई रणनीतिक विश्लेषक अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हिंद महासागर आने वाले सालों में यूएस, ईरान और दूसरे पावर ब्लॉक्स की नई जंग का मैदान बनने जा रहा है। आइरिस देना का डूबना ईरान की बरसों की मेहनत से तैयार की गई स्वदेशी नौसैनिक क्षमता पर भी बड़ा झटका है। वो जहाज जो दुनिया को ईरान की मेक इन ईरान सी पावर दिखाने निकला था, अब खुद यूएस सबमरीन वॉरफेयर की ताकत का एग्जाम्पल बन चुका है। ये स्ट्राइक एक तरफ अमेरिका के लिए अपनी तकनीकी और मिलिट्री बढ़त को दिखाने का तरीका हो सकती है, तो दूसरी तरफ तेहरान के लिए इस शहादत को घरेलू राजनीति और नैरेटिव बिल्डिंग में इस्तेमाल करने का मौका भी है। ईरान इस घटना को अमेरिकी आक्रमण और शहीद नाविकों की कुर्बानी के तौर पर पेश कर सकता है, जिससे घरेलू समर्थन और ज्यादा मजबूत होगा। समंदर के इस साइलेंट वार का असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाला। हिंद महासागर के तट से लगे कई देशों, खास तौर पर भारत के लिए ये एक बड़ा अलार्म बेल यानी खतरे की घंटी है। एक तरफ आइरिस देना मिलान 2026 और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भारत के न्योते पर शामिल हुआ था, दूसरी तरफ वापसी के रास्ते में उसी जहाज को अमेरिकी सबमरीन द्वारा निशाना बनाए जाने से ये मैसेज भी गया है कि अब हिंद महासागर में बड़ी ताकतें खुलकर अपनी सैन्य ताकत आजमाने के लिए तैयार हैं। रणनीतिक हलकों में ये सवाल और जोर पकड़ रहा है कि अगर इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज के लिए आए किसी देश के वॉरशिप पर घर लौटते वक्त ही हमला हो और उसे डुबो दिया जाता है, तो क्या आने वाले सालों में दूसरे देश ऐसे आयोजनों में हिस्सा लेने से पहले अपनी सिक्योरिटी, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर को लेकर और सख्त शर्तें नहीं रखेंगे? और क्या हिंद महासागर वाकई एक नए हॉट जोन में बदलता दिख रहा है, जहां नेवल डिप्लोमेसी के साथ साथ सबमरीन वॉरफेयर की भाषा भी और तेज हो जाएगी? एक फ्रीगेट का डूबना सिर्फ समंदर में उठी लहर नहीं, ये हिंद महासागर की गहराइयों में छुपते उस नए कोल्ड वॉर का संकेत भी हो सकता है, जहां पनडुब्बियां और टॉर्पीडो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट से ज़्यादा जोर से बोलते हैं। अब दुनिया की नज़र इस पर है कि ईरान, अमेरिका और हिंद महासागर के बाकी खिलाड़ी इस अंडर वाटर अटैक के बाद कौन सा अगला कदम उठाते हैं। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ।
तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।